नया ये स्टार्ट करते हैं, बस कोई बात नहीं। बस बातें बंद भाई सारे, अब यहाँ पे ध्यान दो। हम एसेट बेस्ड एएस कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी एएस 10 किया था, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एएस 26 किया, इनटेंजिबल एसेट। और एएस 16 भी कल हमारा पूरा हो गया था बोरोइंग कॉस्ट का। ये तीनों एएस अभी हमने जो किए थे, ये सारे के सारे एसेट बेस्ड है। अब इन्हीं से लिंक्ड एक और एएस स्टार्ट करते हैं आज, वो है एएस 28। एक वर्ड जो बार बार आ रहा था, इंपेयरमेंट का लॉस, ये एएस 26 में भी हमने डिस्कस किया था। इवन एएस 10 में भी कहा जाता है कि जब आप बुक्स में कैरिंग अमाउंट दिखाते हो तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, तो वो वर्ड इंपेयरमेंट लॉस एएस 28 से लिया गया। आज का हमारा टॉपिक उसी के ऊपर बेस्ड है, एएस 28, दैट इज इंपेयरमेंट लॉस की अकाउंटिंग करना, इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स। बहुत ही सिंपल सा एएस है और छोटा ही एएस है, ज्यादा कुछ बड़ा भी नहीं है। वैसे बढ़िया एएस है, क्वेश्चन आना चाहिए, बट ऐसे ही ज्यादा क्वेश्चन इसमें से देता नहीं है, मतलब कभी कभार ही क्वेश्चन देता है। बट मेरे हिसाब से अच्छा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन कभी भी बनाया जा सकता है, और हो सकता है ऐसे एक पैटर्न बना दे जिसमें रिपीट से क्वेश्चन आना भी शुरू हो जाए। इंपॉर्टेंट एएस है, एएस का नाम है इंपेयरमेंट ऑफ एसेट। पहले तो ये समझते हैं कि इस एएस को बनाने का पर्पस क्या था। एएस बेसिकली डील करता है इंपेयरमेंट लॉस से। हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में हमारे पास फिक्स्ड असेट होती है, जिसे हम पीपीई बोलते हैं। इसमें हमारे पास टेंजिबल भी मान लो कोई है, इवन कोई इनटेंजिबल एसेट भी हो सकती है। हम इन्हें बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे दिखाते हैं? जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स किस वैल्यू पे दिखाई जाती है? यूजुअली क्या आपको ये डब्ल्यूडीवी पे देखने को मिलती है? डब्ल्यूडीवी मतलब कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, यही होता है। अब मैं कोई एसेट को 5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूं, किसी को 3 साल से, किसी को 10 साल से, इन्हें इवेंचुअली बुक्स में डब्ल्यूडीवी पे दिखाया जाता है। बट इनको डब्ल्यूडीवी पे दिखाने का पर्पस क्या है? हम कोई प्लांट लेके आते हैं, लेट्स से वो कभी 10 लाख का आया था और आज डेप्रिशिएट होकर उसकी 6 लाख की वैल्यू बची हुई है, तो हम उसे कंटिन्यूअसली बुक में दिखाते ही क्यों है? क्योंकि एक अजम्पशन होती है कि सर ये एसेट का इस्तेमाल हम करेंगे कई सालों तक और ये बेनिफिट देता रहेगा, इसलिए हम इसे 6 लाख पे दिखा रहे हैं। हमारा मानना है कि भाई बेनिफिट तो इससे ज्यादा ही देगा, इसलिए हम इसे कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन पे दिखाते रहे। लेकिन फिर कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है जिसकी वजह से ये जो एसेट तुम सोच रहे हो कि बहुत बेनिफिट देगी, शायद अब वो उतनी बेनिफिशियल आपके लिए ना रहे। कुछ ऐसे कंडीशन एग्जिस्ट कर जाती है, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस आ जाती हैं जिसके बाद ये एसेट्स जो आपकी बैलेंस शीट में दिख रही है शायद पहले जितनी फायदेमंद ना हो। तो ऐसे केसेस में इन्हें अभी भी कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन यानी कि डब्ल्यूडीवी पे दिखाना शायद आपकी बैलेंस शीट को खराब कर दे। सर मेरे पास एक मशीन है, मैं कभी 10 लाख में लाया था, 4-5 साल इस्तेमाल करते हो गए, आज बुक्स में 6 लाख की दिख रही है। लेकिन रियलिटी ये है कि सर 2 महीने पहले वो मशीन थोड़ी सी ऊंचाई से गिर गई थी और तब से परफॉर्मेंस बहुत खराब हो गई है, प्रोडक्शन खराब कर रही है, सही से गुड्स प्रोड्यूस नहीं करके दे रही। माल बनाती है लेकिन उसके बाद भी हमें ऊपर से बहुत सारा खर्चा करके उसे ठीक करना पड़ता है, तब जाके वो मार्केट में बिकने योग्य माल होता है। तो क्या आपको लगता है कि वो एसेट अभी भी हो सकता है 6 लाख की ना रही हो, उससे मिलने वाले बेनिफिट हो सकता है कम हो गए हो? तो एएस 28 क्लेम में आता है और कहता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई है तो आपको चेक कर लेना चाहिए कहीं एसेट आपकी इंपेयर तो नहीं हो गई है। इंपेयर का मतलब होता है उसकी वैल्यू में गिरावट आ जाना, गिरावट की वजह से होने वाले नुकसान को क्या बोला जाता है? इंपेयरमेंट लॉस। सर कंपनी जब एसेट का इस्तेमाल करती है तो वैल्यू में गिरावट तो हर साल वैसे भी होती है यूज की वजह से, उसे हम क्या बोलते हैं? हर साल यूज करने से जो वैल्यू में गिरावट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। वो तो सर नॉर्मल वियर एंड टीयर है और ये हर साल होना ही होता है, बिकॉज इस्तेमाल करोगे तो वैल्यू गिरेगी। लेकिन इंपेयरमेंट नॉर्मल वियर एंड टीयर को नहीं बोलते, ये यूजुअली किसको शो करता है? एबनॉर्मल फॉल इन वैल्यू। अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसकी वजह से एसेट फायदेमंद नहीं रही, उसकी वैल्यू शायद गिर गई हो, तो इसलिए एएस कहता है आपको उसे असेस कर लेना चाहिए वेदर कहीं एसेट इंपेयर तो नहीं हो रही है। तो इस एएस का पर्पस यही है कि हम टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं वेदर एसेट इंपेयर हुई है या नहीं हुई। अब एग्जैक्टली कब पता चलेगा एसेट इंपेयर हुई है या नहीं, तो दो चीजों को कंपेयर करना होता है।
कितनी चीजों को? दो। फर्स्ट डब्ल्यूडीवी, डब्ल्यूडीवी मतलब आज आपकी बुक्स में वो एसेट कितने पे है, और दूसरी चीज आपको कंपेयर करनी होती है इससे, वो है रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट का मतलब है सर देखो, डब्ल्यूडीवी का मतलब लागत, आपके लिए वो एसेट कितने की पड़ी है, डेप्रिसिएशन काटने के बाद आज क्या बची हुई है। और रिकवरेबल अमाउंट मतलब इस एसेट का इस्तेमाल करके क्या बना लोगे। लेट्स से मेरे पास एक मशीन है, मैंने बुक्स में चेक किया, आज वो मशीन मेरी बुक्स में 6 लाख की डब्ल्यूडीवी पे दिख रही है। इसका मतलब मेरा मानना है, मैं किसी एसेट को अपनी बैलेंस शीट में 6 लाख का दिखा रहा हूं, तो यूजर यही समझेगा कि भाई ये एसेट 6 लाख का बेनिफिट देने वाली है। बेनिफिट दो तरीके से दे सकती है कोई एसेट, कोई फिक्स्ड एसेट आपको बेनिफिट दो तरीके से दे सकती है। पहला, आप उस एसेट का इस्तेमाल करोगे, माल बनेगा, प्रोडक्शन होगा, उसे बेच के पैसा बनाओगे, इसका मतलब एसेट का इस्तेमाल करने से पैसा बनेगा। और दूसरा ऑप्शन, सर मैं एसेट को यूज नहीं करना चाहता, मैं इसे मार्केट में ले जाके बेच दूंगा, तो क्या उससे भी पैसा आएगा? यस। तो पैसा किसी भी एसेट से दो तरीके से आ सकता है, इस्तेमाल करने से और बेचने से। AS28 कहता है जब भी कोई एसेट आप देखो अपनी बुक्स में, लेट से 6 लाख की दिख रही है, तो जरा मार्केट में भी एसेस कर लेना, क्या ये 6 लाख का आपको फायदा भी दे सकती है। और फायदा ये दो टाइप से दे सकती है, कैसे 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 कैसे, एक तो बेच के यानी कि सेलिंग करने से, और दूसरा यूज करने से, इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करने से। आपको दोनों चीजें चेक करनी चाहिए। लेट से मैंने कहा सर ये मशीन आज मेरी बुक्स में 6 लाख की है, अगर मैं इसे बेचने गया मार्केट में तो सिर्फ 3 लाख रुपए मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर मैं मेरी फैक्ट्री में इसे लगाए रखता हूं, इससे फिनिश प्रोडक्ट बना के बेचना स्टार्ट कर देता हूं, तो ये मुझे 5 लाख की कमाई देगी। मुझे बताओ, अगर आप बिजनेस के ओनर हो तो आप क्या करना पसंद करोगे? क्या मशीन को हटा के बेच दोगे, या मशीन को यूज करके पैसा बनाओगे? यूज करके। तो अगर आप यूज करके भी पैसा बनाओगे तो कितना बेनिफिट देने वाली एसेट? 5 लाख। और आपकी बुक्स में कितने पे है? आप कह रहे हो सर ये एसेट 6 लाख की है, जबकि फायदा इससे कितना मिलने वाला है? क्या बैलेंस शीट में उसे 6 पे दिखाना लॉजिकल है? कितने पे दिखाना चाहिए? जो मैक्सिमम बेनिफिट डराइव होगा उससे ज्यादा पे दिखाने का क्या मतलब बनता है? आपके 5 लाख के डेटर थे, आपको पता है उसमें से 2 लाख डूब गए, क्या आप डेटर को अभी भी 5 लाख पे दिखाते हो? कितने पे कर देते हो? 3 पे। वो दो हटाए क्यों? वो दो हटाए क्यों? क्योंकि आपको पता है उससे पैसा नहीं आना। बिना काम अगर आप उसे बैलेंस शीट में दिखाए रखो, तो क्या आपकी बैलेंस शीट अभी ट्रू और फेयर मानी जा सकती है? नहीं। आप कह रहे हो 5 लाख लेने हैं, लेकिन आपको सच्चाई पता है मिलने 3 ही लाख है। सेम बात यहाँ पे है, मैं कह रहा हूँ एसेट 6 की है, जबकि उससे बेनिफिट कितना मिल रहा है? 5। तो एएस क्या कहेगा, AS28, कि आप अपनी एसेट को क्या कर दो? इंपेयर। और कितने पे ले आओ राइट ऑफ करके? 5 लाख पे। सर ये 6 लाख की थी, 5 लाख पे लाएंगे तो क्या 1 लाख का लॉस नहीं हो गया? यस और नो? इस लॉस को क्या नाम दिया गया? इंपेयरमेंट लॉस। और ये लॉस कहां ट्रांसफर किया जाएगा? AS28 कहता है इट शुड बी चार्ज टू SPL, और कहीं नहीं भेजना, ये आपके P&L में ही जाएगा। SPL में आप चार्ज कर दोगे बाय द नेम ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या है? तो इंपेयरमेंट आपका एक ऐसी सिचुएशन को शो करता है जहां आपकी एसेट की वैल्यू गिर चुकी है, और शायद जितना आप उसे दिखा रहे हो अपनी बुक्स में, उतना पैसा उससे बनने वाला नहीं है, ना तो बेच के ना इस्तेमाल करके। तो AS28 कहता है ऐसे केसेस में आपको एसेट को डाउनवर्ड वैल्यू करना चाहिए, और ऊपर होने वाले लॉस को इंपेयरमेंट लॉस कहा जाएगा, जो कहां चला जाएगा? SPL में। क्या इतनी बात समझ में आई? कौन कौन सी दो फिगर को कंपेयर करना होता है? WDV और रिकवरेबल अमाउंट। व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट? क्या सेल वैल्यू को रिकवरेबल अमाउंट बोलोगे, या यूज करने से मिलने वाले पैसे को? दोनों में से जो भी, क्योंकि देखो आप हमेशा कौन सा इलेक्ट करोगे, बेचना पसंद करोगे या इस्तेमाल करना? आप कहोगे सर जिसमें पैसा ज्यादा बनेगा हम तो वही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस एसेट को बेचने से 5.5 लाख रुपए मिल रहे होते और इस्तेमाल करने से 5 लाख, तो आप क्या करना प्रेफर करते? बेचना। तो बताना जरा रिकवरेबल अमाउंट क्या हो जाता? 5.5। मतलब रिकवरेबल अमाउंट इज द हायर ऑफ सेल वैल्यू और यूज वैल्यू, विच एवर इज हायर। क्या ये बात समझ में आई? और उसको कंपेयर करना है WDV से। बेसिकली मैं ये देखना चाहता हूं एसेट से क्या मिलेगा और एसेट कितने की दिख रही है। द डिफरेंशियल विल बी रिटन ऑफ एज इंपेयरमेंट लॉस। लेट्स से मेरी बुक्स में एक एसेट है सर, उसकी WDV है 8 लाख। मार्केट में कुछ सिचुएशन आई जिसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद ये एसेट अब उतनी यूजफुल नहीं रही, तो मैंने जाके चेक किया इंपेयरमेंट के लिए। तो मैंने कहा चलो निकालो, क्या निकाले? रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट में मैंने दो चीजें निकाली, सेलिंग की वैल्यू कि बेचने जाएंगे
तो मैंने पता किया कि सर बेचने पर 7 लाख मिलेगा, और अगर मैं इसे इस्तेमाल करता रहा तो मैं इसको इस्तेमाल करके फिनिश प्रोडक्ट बनाऊंगा, उसे बेच के मैं 11 लाख रुपए कमा लूंगा। बताइए व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट। पहली बात तो मुझे ये बताओ, आप बेचना पसंद करोगे या इस्तेमाल? बेचोगे। क्या करना फायदेमंद है? यूज, क्योंकि यूज में पैसा ज्यादा बन रहा है। तो रिकवरेबल अमाउंट किसको बोलोगे आप? 11 लाख। रिकवरेबल अमाउंट का मतलब है आपको उससे क्या मिलेगा। आप जब बेचने की इंटेंशन नहीं रखते तो इसका मतलब आप यूज करोगे, और यूज करोगे तो कितना मिलेगा? 11 लाख। और आपकी बुक्स में वो कितने पे दिख रही है? 8 लाख। मुझे बताओ क्या एसेट इंपेयर हुई है? बुक्स में कितने की दिखा रखी है? 8। बेनिफिट कितने के मिलने वाले हैं? 11। क्या एसेट इंपेयर हुई है? इंपेयर कब होती है? जब उसकी लागत ज्यादा हो और मिलने वाले बेनिफिट कम, तब ईएस कहता है इंपेयरमेंट लॉस होगा। क्या यहां इंपेयरमेंट लॉस है? नहीं, तो कुछ नहीं करना, बस सिंपली कहेंगे एसेट इज नॉट इंपेयर्ड एंड नो लॉस विल बी रिकॉग्नाइज्ड। यानी एसेट 8 लाख पे ही पड़ी रहेगी और डेप्रिशिएट होती रहेगी। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? इस ईएस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला ही कॉन्सेप्ट ये बनता है कि इंपेयरमेंट का लॉस कैसे निकाला जाता है। तो इंपेयरमेंट का लॉस निकालने के लिए हमें कंपेयर करना होता है कैरिंग अमाउंट, जिसे हम डब्ल्यूडीबी बोलते हैं, और दूसरी तरफ है आपका रिकवरेबल अमाउंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम आरए यूज कर सकते हैं। अगर आपका कैरिंग अमाउंट ज्यादा है और रिकवरेबल अमाउंट थोड़ा है तो क्या एसेट इंपेयर होगी? फिर से सुनिए मेरी बात, मैंने कहा कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट थोड़ा है, तो क्या एसेट इंपेयर होगी? यस। और अगर अपोजिट हो तो नहीं होगी। अगर एसेट इंपेयर हुई तो एसेट को राइट ऑफ करके उस वैल्यू पे ले आएंगे, और ऊपर का लॉस कहां चला जाएगा? एसपीएल। अच्छा, डेप्रिसिएशन सेम लगता रहेगा या बदलेगा? जब अगर हम डब्ल्यूडीबी को बदलेंगे तो क्या डेप्रिसिएशन भी फ्यूचर का चेंज हो जाता है? यस। ये तो रिवैल्यूएशन में भी हुआ था। यस और नो? चलो, अब रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है सर? यूज करने से क्या कमाओगे, जिसको नाम दिया जाता है वैल्यू इन यूज। इसे शॉर्ट फॉर्म में VIU यूज कर सकते हो, वैल्यू इन यूज। और दूसरा होता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। बेसिकली सेल वैल्यू हम देखना चाहते हैं। जब हम इन्वेंट्री को बेचते हैं तो हम कंपेयर करते हैं कॉस्ट और एनआरवी। एनआरवी याद है क्या था? क्या? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। जब मैंने बेचने के प्राइस में से सेलिंग के खर्चे घटा दिए, क्या ये भी एनआरवी टाइप निकाला है मैंने? यस। वही सेम कॉन्सेप्ट कि अगर बेचने जाओगे तो सर ऊपर के खर्चे हो सकते हैं, लाइक मशीन आज फिट हो रखी है, उसे बेचने के लिए पहले हटाना भी तो पड़ेगा, तो वो है कॉस्ट टू सेल। मार्केट ले जाना पड़ेगा, दैट इज कॉस्ट टू सेल। तो सेल वैल्यू हमेशा वो खर्चे माइनस करने के बाद देखी जाती है। रिकवरेबल अमाउंट किसको कहा जाता है? वैल्यू इन यूज को या सेल वैल्यू? विच एवर इज हाइयर, बिकॉज आप दोनों में से वही प्रेफर करोगे जहां पे पैसा ज्यादा मिल रहा है। तो एएस कहता है इन दोनों को कंपेयर करो, लॉस आ रहा है तो बुक कर दो, अदरवाइज एसेट एज इट इज चलती रहेगी। क्या इतनी बात क्लियर है? आपको पेजेस चेंज करने की जरूरत नहीं, बस एक सिंपल स्क्रीन पे ही आंसर कर देना। कुछ एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट करना है इंपेयरमेंट लॉस इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। पहला केस, सबसे पहला केस कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट मतलब वो एसेट आज आपकी बुक्स में कितनी वैल्यू पे चल रही है? 420। एसेट सर बेचने चले गए, अगर अगर आज एसेट बेचने चले गए तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, आपके हाथ नेट में कितना पैसा आएगा? 480। और अगर सर बेचा नहीं, इस्तेमाल करते रहे तो पैसा कितना बनेगा? 460। हम जब इंपेयरमेंट की बात करते हैं तो किस किस को कंपेयर करते हैं? कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट। कैरिंग अमाउंट तो हमें पता है कितनी है? 420। और रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? वैल्यू इन यूज या फिर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, विच एवर इज। तो मुझे बताओ बेचना सही है या यूज करना? बेचना। तो मैं तो कहूंगा सर मैं तो 480 बना लूंगा इस एसेट को बेच के। और बुक में कितने की वैल्यू है? क्या एसेट इंपेयर हो रही है? नहीं। क्या कोई लॉस रिकॉर्ड होगा? नहीं। बस बात खत्म, एसेट की इंपेयरमेंट की कोई जरूरत नहीं। अभी लास्ट अटेम्प्ट में सेम ऐसा ही एक एमसीक्यू आया हुआ था 2 नंबर में, आपको यही आंसर करना था, वैसे वेदर एसेट इंपेयर हुई है या नहीं हुई, और हुई है तो कितना लॉस जाएगा। सेकंड केस, मेरी बुक्स में एसेट है 7.5 लाख रुपए की, मतलब कैरिंग अमाउंट इज 7,50,000। और जबकि सर अगर मैं इस एसेट को बेच दूं तो 620 मिलेगा, और इस्तेमाल करता रहा तो 680 मिलेगा। आप क्या प्रेफर करोगे? 680। तो व्हाट इज योर रिकवरेबल अमाउंट? 680। जरा बताओ क्या एसेट इंपेयर हो रही है? एसेट मैंने दिखा रखी है 7.5, क्या उसे 7.5 का फायदा मिलने वाला है? नहीं।
सर उतने फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ही नहीं देगा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आएंगे लेकिन उतने नहीं आएंगे जितने आपने लागत दिखा रखी है। 7.5 लाख लगे लेकिन बेनिफिट सिर्फ 680 का मिलने वाला है, तो बताना जरा क्या होना चाहिए। इंपेयरमेंट का लॉस रिकॉर्ड होगा, कितना होगा और कहां जाएगा, एसपीएल। अब एसेट की डब्ल्यूडीवी कितनी रह जाएगी, 680। फ्यूचर का डेप्रिसिएशन कितने पे लगेगा, 680। बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट, कैरिंग अमाउंट 9 लाख रुपए, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 740 और वैल्यू इन यूज है 690। सबसे पहले कैरिंग अमाउंट है 9 लाख रुपए, कैरिंग अमाउंट इज 9 लाख रुपीज। और रिकवरेबल अमाउंट क्या हुआ, सर बेच के बनेंगे 740, यूज करके बनेंगे 690। आप क्या प्रेफर करोगे, बेचना या यूज करना, बेचना, क्योंकि पैसा ज्यादा बन रहा है, यानी कितना, 740। क्या इसी को रिकवरेबल अमाउंट कहा जा सकता है, यस। एसेट आपकी किताबों में 9 लाख की दिख रही है जबकि उससे मिलने वाला बेनिफिट 740 का है, क्या इंपेयरमेंट होगा, यस। कितने का, 1 साल। बोलो क्या इतनी बात सभी को समझ में आई। तो व्हाट इज इंपेयरमेंट लॉस, इंपेयरमेंट लॉस का मतलब है कि सर मार्केट में हमारी एसेट की वैल्यू गिर चुकी है, उससे उतना बेनिफिट या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं आएगा जितना हमने बुक्स में दिखा रखा है। तो इवेंचुअली गलत हो गया सर, जो पैसा आना नहीं है उसको नाम की हम एसेट क्यों दिखाएं। तो हमने कहा एसेट को रिड्यूस करके किस पे ले आओ, रिकवरेबल अमाउंट पे। देन क्वेश्चन अराइजेस, सर रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है, रिकवरेबल अमाउंट इज द हायर ऑफ वैल्यू इन यूज या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। क्या इतनी बात क्लियर। चलो एग्जांपल नंबर 1 पूरा, इस पॉइंट पे वापस आएंगे बाद थोड़ा सा कुछ और मुद्दों पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दिस एएस डज नॉट अप्लाई टू, कुछ केसेस में एएस नहीं लगता। सबसे पहला एएस इन्वेंट्रीज पे नहीं लगता, एएस 2। ऐसे इन्वेंट्री पे लगाने की कोई नीड भी नहीं है, लॉजिक लगाओ जरा क्यों। ऑलरेडी हम उसे किस पे वैल्यू करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी हर साल करते हैं ना। तो अगर मान लो किसी वजह से उसकी कीमत उतनी ना रही हो तो क्या वो ऑटोमेटिकली एनआरवी पे आ जाएगा। तो अलग से एएस 28 की क्या जरूरत है, क्या एएस 28 वाला काम ऑलरेडी एएस 2 कर देता है, यस। सिमिलर वे में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा एएस था, तुम्हें याद हो तो ओनरस कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रोविजन बना रहे थे ना वहां भी, जब हमें पता था इस कॉन्ट्रैक्ट में 100 रुपए लगेंगे लेकिन रेवेन्यू सिर्फ 70 मिलेगा, तो क्या हम 30 का लॉस पहले ही बुक कर देते हैं, यस। तो क्या वहां भी ऑटोमेटिकली इंपेयरमेंट रिकॉर्ड हो जाता है, यस। सिमिलर वे में इन्वेस्टमेंट्स इन फाइनेंशियल एसेट, एएस 13। ध्यान है अगर हमने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की थी तो हम उसको वैल्यू किस पे करते थे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट कॉस्ट और एफएमवी व्हिचएवर इज, तो क्या ऑटोमेटिकली वहां भी लॉस बुक हो जाता है, यस। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी अगर परमानेंट फॉल आ जाए तो क्या उसे भी हम रिड्यूस कर देते थे, यस। तो क्या एएस 28 की कोई जरूरत है, नहीं। एंड सिमिलर वे में डीटीए, इसे हम पढ़ेंगे एएस 22 में, ये भी हर साल रिव्यू हो जाता है। डीटीए की फुल फॉर्म होती है डेफर्ड टैक्स एसेट, ये पढ़ेंगे हम एएस 22 आएगा तब। बाकी तीनों आप पढ़ चुके हो तो आप आराम से कोरिलेट कर सकते हो, जब ये पढ़ लोगे ये भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये एएस 28 अप्लाई नहीं करता। क्या यहां तक की बातें क्लियर है। चलो अब ध्यान से मेरी एक बात का आंसर करना, मैंने आपसे कहा था इंपेयरमेंट हर साल चेक किया जाता है या कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है, कुछ सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है जब हमें लगता है कि शायद ये एसेट बेनिफिशियल नहीं रही। देखो लॉन्ग रन में अगर कोई बिजनेस काम कर रहा है, फैक्ट्री चला रहा है, प्रॉफिट भी कमा रहा है, तो सोच के बताओ क्या उसकी एसेट इंपेयर हो रखी होगी। अगर वो प्रॉफिट कमा रहा है तो क्या चांसेस हैं कि उसकी एसेट इंपेयर होगी, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं होगी। अगर वो बंदा बिजनेस कर रहा है, पैसे बना रहा है, तो ऑब्वियस है सर उसकी एसेट ही तो बना के दे रही है और वो एसेट ही कमा के दे रही है, तो इसका मतलब वो नुकसान में नहीं है। लेकिन एएस 28 कहता है कुछ इंडिकेटर्स आ सकते हैं मार्केट में जिनके होने के बाद आपको इंपेयरमेंट के लिए चेक करना होता है। इसका मतलब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे क्या इंपेयरमेंट हर साल चेक करना होता है, नहीं। क्या हर साल कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल अमाउंट के साथ कंपेयर किया जाता है बैलेंस शीट डेट पे, नहीं करते। हर बैलेंस शीट डेट पे कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर नहीं किया जाता। इंपेयरमेंट एक एबनॉर्मल घटना है, सिर्फ एबनॉर्मल सिचुएशन अराइज होगी तो ही इसे चेक किया जाता है, अदरवाइज चेक नहीं करते। सिर्फ 3 एसेट एक्सेप्शन है इसकी, मतलब 3 एसेट ऐसी है जिनके लिए एनुअली चेक करना ही होगा, कोई घटना आए या ना आए। लेकिन अदरवाइज इंपेयरमेंट करने के लिए चेकिंग सिर्फ और सिर्फ उस साल में होगी जब ये इंडिकेटर दिखेंगे।
मतलब मान लो इस साल कोई इंडिकेटर नहीं है, सब ओके चल रहा है, क्या मैं इंपेयरमेंट के लिए चेक करूंगा? क्या मैं 28 एएस 28 लगा के देखूंगा? कोई जरूरत नहीं है। एएस 28 ये नहीं है कि हर साल मुझे लगा के ही देखो। एएस 28 कहता है भाई कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाए ना, कुछ दिक्कतें दिखने लग जाए तो जाके चेकिंग करना, अदरवाइज सब ओके चल रहा है, कोई जरूरत नहीं है हमें चेक करने की। क्या मेरी ये बात समझ पा रहे हो? अब कौन से निशान आपको दिखेंगे, कौन से ऐसे सिचुएशन दिखेगी जिसके बाद आपको सोच लेना चाहिए कि शायद इंपेयरमेंट हो गया होगा? तो एएस ने कहा देयर कुड बी सम इंटरनल इंडिकेटर्स एज वेल एज सम एक्सटर्नल इंडिकेटर। इंटरनल मतलब वो कंपनी के अंदर होंगे, एक्सटर्नल मतलब वो आपको बाहर मार्केट में देखने को मिलेंगे, कुछ संकेत जिन्हें देख के आपको चेकिंग करनी चाहिए। सबसे पहले इंटरनल, फिजिकल डैमेज टू एसेट। सर आपकी एसेट गिर गई थी, फिजिकल डैमेज होने से क्या उसकी परफॉर्मेंस डाउन जा सकती है? जाएगी ही क्या ये कंफर्म है? नहीं, लेकिन जा सकती है, यस और नो? यस। तो क्या ऐसे केसेस में आपको चेक कर लेना चाहिए? यस। ये फिजिकल डैमेज कह रहा है, फिजिकल वियर टियर नहीं कह रहा। फिजिकल वियर टियर क्या हर साल होता ही रहता है? यस, वो तो सर रूटीन का पार्ट है। हम कह रहे हैं कोई डैमेज हो गया, मशीन गिर गई सर, उसकी वजह से डैमेज हो गई और हमें लग रहा है नुकसान हुआ है मशीन को, तो क्या अब इंपेयरमेंट हमें चेक कर लेना चाहिए? यस। तो पहला सर्कमस्टांस बनता है फिजिकल डैमेज टू एसेट, इंटरनल इंडिकेटर। सेकंड, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ एसेट। जिस एसेट की हम बात कर रहे हैं वो अच्छे से माल नहीं बनाती, मतलब दूसरी कंपनी की वही मशीन 1 किलो माल में आधा किलो आउटपुट बना के देती है, और हमारा वही प्रोडक्ट जब हम बनाने बैठे तो 1 किलो रॉ मटेरियल में वो सिर्फ 200 ग्राम प्रोडक्ट प्रोडक्शन करती है। क्या मशीन की परफॉर्मेंस खराब हो गई? इनपुट आउटपुट रेशियो बिगड़ गया है। तो अगर मशीन की परफॉर्मेंस खराब हो गई है तो शायद हो सकता है एसेट इंपेयर हो गई होगी। देखो ये इंडिकेटर है, अगर इंडिकेटर दिख रहा है तो क्या जरूरी है एसेट इंपेयर भी हुई होगी? ये इंडिकेटर आने पे तो हमें सिर्फ क्या करना होता है? चेकिंग। चेकिंग के बाद कंपैरिजन होगा, किसका किसका कंपैरिजन होगा? कैरिंग अमाउंट का और डब्ल्यूडीवी। जरूरी है एसेट इंपेयर्ड ही मिलेगी? नहीं, ये तो सिर्फ इंडिकेटर है जो हमें कहते हैं चेकिंग कर लो एक बार। नेक्स्ट, नेगेटिव कैश फ्लोस। अगर आपके बिजनेस का कैश फ्लो स्टेटमेंट आप बनाते हो एंड मेनली ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस में आ रहा है, इसका क्या मतलब है? कि कंपनी कम रही है, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं। कभी कभी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में आपको नेट प्रॉफिट दिख जाएगा बट स्टिल कैश फ्लो नेगेटिव हो सकता है। क्या ये पॉसिबल है? यस बिल्कुल है। नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश इनकम, ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है जिसकी वजह से ऐसा दिख सकता है आपको कि सर हमारे प्रॉफिट कुछ और है और हमारा कैश फ्लो कुछ और है। तो एएस कहता है नेगेटिव कैश फ्लो होना एक बहुत बड़ा नेगेटिव साइन है। ऐसे केसेस में भी आपको चेक कर लेना चाहिए कहीं ऐसा इंपेयर तो नहीं हो गई है। फोर्थ पॉइंट, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्लान्स, रीस्ट्रक्चरिंग प्लान्स एक्सेट्रा। आपका कोई डिसकंटिन्यूएंस का प्लान बन रहा है, आप कुछ बिजनेसेस बंद करने की सोच रहे हो। अब जरा सोचो कौन से बिजनेस को बंद किया जाता है? जो बहुत सारा पैसा कमा के दे रहे हैं या जो नुकसान में? तो जो बिजनेस आप बंद करने का सोच रहे हो उन बिजनेस की एसेट्स प्रॉफिट में होगी या लॉस में होगी? ऑब्वियस है लॉस में ही होगी। आप अगर प्रॉफिट में होती तो क्या उन बिजनेस को कभी बंद करते? नहीं। तो एएस कहता है अगर आपने डिसकंटिन्यू का या रीस्ट्रक्चर का, रीस्ट्रक्चर होता है भारी बदलाव करना, अगर सब ओके चल रहा है तो कभी कोई भारी बदलाव करता है? नहीं। रीस्ट्रक्चरिंग की ही कब जाती है? जब बहुत सारे लॉसेस में हो। तो एएस कहता है ये कुछ इंटरनल इंडिकेटर है जो आपको कंपनी के अंदर से संकेत देते हैं कि शायद अब आपको पहले जैसी कमाई नहीं कर पा रहे हो, तो आपको एसेट को चेक कर लेना चाहिए कहीं एसेट इंपेयर तो नहीं हो गई। एंड कुछ एक्सटर्नल इंडिकेटर्स भी है लाइक फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट। उस एसेट की मार्केट में कीमत बहुत गिर चुकी है, ऐसा कई बार होता है। और मोस्टली कब होता है? जब नए टेक्नोलॉजी के एसेट आ जाए। फॉर एग्जांपल मान लो एक कंपनी टेलीविजन बनाती है और टेलीविजन बनाने के लिए उनके पास एक मशीन है जो आज से 20 साल पहले ली गई थी। उस मशीन में खर्चे भी ज्यादा लगते हैं और स्पीड भी स्लो है। अब एक लेटेस्ट मशीन आई है जो बहुत फास्टली प्रोडक्शन करती है और कॉस्ट पर यूनिट भी कम आती है। मुझे बताओ बाय डिफॉल्ट पुरानी मशीन की कीमत गिर जाएगी या नहीं? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आने की वजह से गिर गई। तो ऐसा पॉसिबल है कि मार्केट वैल्यू एसेट की गिर चुकी हो, तो ऐसे केसेस में आपको चेक कर लेना चाहिए कहीं एसेट इंपेयर तो नहीं हो गई है। नेक्स्ट, कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट एक्सीड्स मार्केट कैपिटलाइजेशन। इस पॉइंट का क्या मतलब है? ध्यान से सुनो, क्या लिखा गया है? कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स एक्सीड्स मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्या आपने मार्केट कैपिटलाइजेशन वर्ड कभी सुना है पहले?
शॉर्ट फॉर्म में इसे मार्केट कैप कहा जाता है। मार्केट कैप सुना है कभी? किसी ने नहीं सुना? तुमने मार्केट कैप वर्ड नहीं सुना? क्या होता है? एक कंपनी की मार्केट में कीमत। इंडिया में सबसे ज्यादा मार्केट कैप किसकी है? किसकी है? रिलायंस। कितनी है? तो हमें क्या करना, हमारी थोड़ी है जो हम वैल्यू गिने। इंडिया में मार्केट कैप के हिसाब से सबसे वैल्यूएबल कंपनी है रिलायंस, और रिलायंस की मार्केट कैप है 20 लाख करोड़। 20 लाख ट्रिलियन, ट्रिलियन में कन्वर्ट कर लेना, मैं आपको इंडियन रुपीस में बता रहा हूं, ज्यादा समझने आने वाली चीज है। 20 लाख करोड़ ये मार्केट कैप है रिलायंस की, और ये इंडिया की सबसे महंगी कंपनी है। मार्केट कैप निकलती कैसे है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में मार्केट प्राइस, इससे मार्केट कैप निकलती है। तो रिलायंस के आज शेयर का भाव 1400-1500 चल रहा है, उसके जितने भी शेयर हैं अगर मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूं तो अप्रोक्सीमेटली 20 लाख करोड़ की वैल्यू बनेगी। दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। सेकेंड नंबर, इसके बाद रिलायंस के बाद नेक्स्ट वैल्यूएबल कंपनी सेकेंड है टीसीएस। आज गिर गई तो क्या हुआ? सेकेंड वैल्यूएबल कंपनी बनती है टीसीएस। थर्ड इज एचडीएफसी। हाँ तो कंपनी तो है। तो बेसिकली मैं आपको बताया था व्हाट इज मार्केट कैप। मार्केट कैप का मतलब होता है इस कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू कितनी है, और वो कैसे निकलती है? टोटल नंबर ऑफ शेयर इनटू में मार्केट प्राइस। अब लेट्स से एक कंपनी की बात नहीं भाई, एक कंपनी की मार्केट कैप निकल के आ रही है 500 करोड़। इसका मतलब क्या हुआ? मार्केट के अकॉर्डिंग इस कंपनी की वर्थ कितनी होनी चाहिए? 500 करोड़। मार्केट प्राइस जब रखा जाता है किसी कंपनी का तो मार्केट के फोर्सेस से डिटरमाइन होता है, और वो सारी चीजों को कंसिडर करके बनाया जाता है। इसका मतलब कंपनी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 500 करोड़। लेकिन जब हमने उसकी बैलेंस शीट उठाई और बैलेंस शीट में उनकी नेट एसेट देखी, नेट एसेट का मतलब टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, यस और नो। मैंने इसकी नेट एसेट देखी 700 करोड़ है। नेटवर्थ बोल लो, नेट एसेट नेटवर्थ एक ही बात है। मैंने बैलेंस शीट देखी तो नेट एसेट आई 700 करोड़। सोचिए जरा, कंपनी के अकॉर्डिंग उनकी बैलेंस शीट के हिसाब से उनकी वर्थ कितने की बनती है? 700 करोड़, जबकि मार्केट उसकी वर्थ कितनी लगा रहा है? 500 करोड़। जरा सोच के बताओ, अगर मार्केट 500 करोड़ बोल रहा है तो क्या 500 करोड़ ही होगी? यस, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट बिल्कुल सही से वैल्यू कर रहा है आपकी कंपनी को, लेकिन आप कह रहे हो सर हमारी कंपनी में 700 करोड़ की एसेट है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या 200 करोड़ तुमने ज्यादा बना रखी वैल्यू बिना कम? अगर 700 करोड़ की एसेट होती तो क्या मार्केट भी आपको 700 करोड़ देने को तैयार होता या नहीं होता? यस। आपने कहा कि सर हमारी नेट एसेट 700 है लेकिन मार्केट तो 500 बोल रहा है, इसका मतलब 200 करोड़ तुमने ऐसी इन्फ्लेट कर रखी है। यही बात यहाँ पे कही गई है, अगर कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट ज्यादा है आपकी मार्केट कैप से, इसका मतलब आपने मार्केट से भी ज्यादा वैल्यू बना रखी बैलेंस शीट के अंदर, जो यूजुअली नहीं हो सकती, तो आपको ऐसे केसेस में इंपेयरमेंट करना पड़ सकता है। हर बार करना पड़े ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है ना कि मार्केट में सेंटीमेंट खराब हो गया कंपनी का, एसेट तो अच्छी वेल्दी कंपनी है, अच्छी बढ़िया कंपनी है, रुझान खराब हो गया इसलिए मार्केट में प्राइस काफी गिर गया, अफवाह फैला दी किसी ने, 30% शेयर का प्राइस गिर गया, इस वजह से नीचे आ गया। तो जरूरी नहीं कि हर बार इंपेयर होगा ही होगा, बट दिस इज एन इंडिकेटर जिसके बाद आपको चेक कर लेना चाहिए कि इंपेयरमेंट हुआ या नहीं हुआ। तो ये भी एक साइन हो सकता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी बदल गई, इन्वायरमेंटल चेंजेस आए हैं, उसकी वजह से भी एक इंपेयरमेंट की जरूरत पड़ सकती है। एंड लास्टली इंटरेस्ट रेट के बढ़ जाने से आपकी एसेट इंपेयर हो सकती है। इंटरेस्ट रेट के बढ़ जाने से आपकी एसेट इंपेयर हो सकती है। अब इंटरेस्ट रेट का मेरी एसेट से कोई लेना देना नहीं है, कोई लिंक समझ में नहीं आएगा। इस पॉइंट को एक बार डिस्कस करते हैं थोड़ा सा आगे चल के, अभी कोई फायदा नहीं है, आपको लॉजिक क्लियर नहीं होगा। जब प्रैक्टिकली क्वेश्चन बताऊंगा, जब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों बोला गया है। बट लेकिन बहुत टेक्निकल पॉइंट है, ठीक है। मैंने आपको कहा सारी एसेट्स को एनुअली चेक करना होता है या सिर्फ इंडिकेटर आएंगे तब? इंडिकेटर हमने पढ़े, लेकिन मैंने आपको कहा कुछ एसेट ऐसी भी होती है जिन्हें एनुअली चेक करना पड़ता है। कितनी एसेट है? 3। कितनी एसेट है? 3।
चाहे इंडिकेटर आए चाहे इंडिकेटर ना आए। AS 28 कहता है दीज एसेट शुड बी चेक्ड एनुअली फॉर इंपेयरमेंट। चाहे कोई साइन दिखा हो ना दिखा हो, सब ओके चल रहा है, बट स्टिल यू हैव टू चेक फॉर इंपेयरमेंट। 3 एसेट है, कौन कौन सी है? नंबर 1 इज गुडविल। गुडविल कौन सी होगी? सेल्फ जनरेटेड या परचेज्ड? सेल्फ जनरेटेड क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो तो बुक्स में कभी आती ही नहीं। इसका मतलब हम कौन सी गुडविल की बात कर रहे हैं? परचेज्ड। सेकंड, ऐसी इंटेंजिबल एसेट जो अभी अंडर डेवलपमेंट है। इसका मैंने आपको केस भी बताया था। ऐसा कई बार हो सकता है हम रिसर्च कर रहे हैं 3 साल तक कि ये बना रहे हैं ये बना रहे हैं, पता चले किसी कॉम्पिटिटर ने 1 मिनट में नई चीज निकाल दी, क्या हमारी 3 साल की रिसर्च वेस्ट हो गई? यस। तो इसलिए यस कहता है जो एसेट अभी अंडर डेवलपमेंट है ना, उसको तो हर साल चेक करते रहना। हो सकता है उससे मिलने वाला बेनिफिट कम हो और उसके कॉस्ट ज्यादा लगे, और ये हमने ES 26 में टेस्ट भी करके देखा है। याद आए क्वेश्चन? एंड लास्ट, ऐसी इंटेंजिबल एसेट जिसकी लाइफ 10 साल से ज्यादा है। ये 10 साल की क्या समस्या होगी? क्योंकि ES 26 ने कहा था ना कि लाइफ 10 साल तक लेनी है। अब वो धक्के करके 10 साल से ऊपर ले रहे हैं, तो कह रहे हैं भाई तुमने मान तो लिया 10 साल से ज्यादा, लेकिन स्टिल हर साल चेक करते रहो, क्या पता एसेट इंपेयर हो गई हो। तो ये 3 एसेट है, और आप देखोगे तीनों की तीनों क्या है? इंटेंजिबल। गुडविल या इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, और ऐसी इंटेंजिबल एसेट जिसकी लाइफ आपने 10 साल से ज्यादा ली है। मतलब इंटेंजिबल एसेट्स की आपको हर साल इंपेयरमेंट के लिए चेक करनी पड़ेगी, कंडीशंस हो या ना हो, आपको हर साल क्या करना पड़ेगा? कंपैरिजन। किसका सर? रिकवरेबल, सॉरी कैरिंग अमाउंट का किसके साथ? रिकवरेबल के साथ। हर साल करना पड़ेगा। प्लांट का, मशीनरी का, बिल्डिंग का क्या हर साल करने की जरूरत है? कब करेंगे? इंडिकेटर आए। लेकिन इन 3 चीजों का एनुअली करना ही पड़ेगा, इंडिकेटर आए या ना आए। क्लियर इतना पॉइंट? चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप बस इतना सा रीड कर लेना थ्योरी का, और कुछ नहीं इसमें। क्या हो गया? आज मुझे दिख रहा है तुम्हारे हाल, कॉस्ट में थोड़ा हैवी हो गया ना, तो सारे के सारे हैवी हो रहे हैं।